हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर 4 आपने रिवीजन किया होगा, है ना? तो उसी पे बेस चैप्टर नंबर 5 है। इसमें भी हम नई चीज़ें सीखेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। कौन कौन से आकार होते हैं, तो इसकी भूमिका पढ़ते हैं। अपने आसपास हम जो भी आकार देखते हैं या वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं। देखो, कोई भी चीज़ देखो आप आपके आसपास की, या तो उसमें लाइंस होगी, ये देखो, और या फिर उसमें कर्व होगा। इन दोनों से मिलके बने होंगे और तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो जैसे ऐसी कोई शेप होगी कर्व में, या फिर स्ट्रेट लाइन होगी उसमें। जैसे आप टेबल को देखो तो स्ट्रेट लाइन, बॉल को देखो तो कर्व शेप में, तो और या फिर वो खुली होगी या बंद होगी। तो हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं। हम इन्हें रेखाखंडों, कोणों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। देखो, या तो वो रेखाखंड है, या वो कोण है, या वो कोण है, या फिर वो बहुभुज है जिसकी कोई भी 4 भुजाएं हो सकती है वो, और या फिर वो वृत्त है, और या फिर वो कोण, और या फिर त्रिभुज। ऐसी कोई भी आकृति हो सकती है जो हम आसपास में देखते हैं। हम ये पाते हैं कि विभिन्न साइजों और मापों के होते हैं। आइए इनकी मापों की तुलना करने के लिए कुछ विधियां विकसित करें। अब देखो, अब इसको मापने के लिए आपको कौन सी विधि पता है? मैं आपको बोलूँ कि इससे यहाँ की डिस्टेंस मापनी है, तो आप कौन सी विधि यूज़ करोगे? आप कहोगे मैं तो मैम स्केल से मापूंगा, या फिर फीते से मापूंगा, किसी न किसी से, या फिर आप देख के भी बता सकते हैं कि हाँ मैम ये लगभग आधा मीटर होगा। ऐसे कुछ आप विधि बता सकते हो ना। तो ऐसे मापने की भी बहुत सारी विधियां हैं। तो देखो, रेखाखंडों को मापना, सबसे पहले कोई लाइन है उसको मापने की क्या विधियां हैं? हम अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनता है। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये 3 रेखाखंडों से बना है। और चतुर्भुज 4 से, है कि नहीं है? त्रिभुज में 1 2 3, और चतुर्भुज में 1 2 3 और 4 रेखाखंड है चतुर्भुज के। त्रिभुज 3 भुजाएं और चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं। ओके, एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है। इससे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई कहलाती है। हम इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना में प्रयोग करते हैं। अब देखो, रेखाखंड किसको बोलते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसको हम रेखाखंड कहते थे। जैसे कोई ए है और ये बी है, तो ये मेरा रेखाखंड है, और इसको और आगे लंबाई तक बनाऊं तो वो मेरा रेखा था। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक तो थी रेखा और एक रेखाखंड। अब देखो, अब हम रेखाखंडों को मापने के लिए विधियों की तुलना करेंगे। 2 रेखाखंडों की तुलना के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। ऐसी अनेक विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट, देखकर। अगर मैं आपको बोलूं AB की लंबाई बताओ और दूसरी CD की लंबाई बताओ, तो आप बोलेंगे मैम AB और CD तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि AB बड़ा दिख रहा है और CD छोटा दिख रहा है। ये आप बता सकते हैं कि AB बड़ा है और CD उससे छोटा है। आप ये चीज़ तो बता सक रहे हैं। लेकिन अब मैंने दूसरे रेखाखंड खींचे। अब देखो, ये कोई रेखाखंड है AB और ये है PQ। मैंने एक बार AB नाम दे दिया और एक PQ नाम दे दिया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? अब आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब तो ये दिखने में भी सेम लग रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स में कुछ छोटा है बड़ा होगा तो वह आप पता नहीं लगा सकते। किससे? देख के। आप देख के नहीं बता सकते कि A बड़ा, AB बड़ा है कि PQ बड़ा है। तो देखकर हम इनकी अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड हमने क्या टेक्निक ली? अक्ष द्वारा। अब देखो, मैंने कोई रेखाखंड AB खींचा और दूसरा CD खींचा। AB और CD की तुलना के लिए हम एक अक्ष कागज, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। हम अक्ष कागज CD का अक्ष खींचते हैं और इस अक्ष कागज पर बने AB को रखते हैं। देखो, आपने कोई पेपर पे AB खींच ली, A और B, और एक पेपर पे आपने CD खींच ली। अब आपने AB को उठा के CD के ऊपर रख दिया एज इट इज पेपर को। तो अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सी रेखा
लंबी है और कौन सी छोटी है। आप ये एक विधि अपना सकते हैं देखने के लिए। सेकंड, अब क्या आप बता सकते हैं कि AB और CD में कौन बड़ा है। यह विधि इस बात पर निर्भर है कि हम रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उसमें अन्य रेखाखंड का भी अक्ष खींचना पड़ेगा। यह कठिन है क्योंकि जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो सदैव रेखाखंड अक्ष ही नहीं खींचते रहेंगे, क्योंकि अब हमको ये दो दिए तो हमने एक पेपर पे बनाया, दूसरा पेपर पे बनाया, अब उसको कंपेयर करके देखा। अब मुझे एक और रेखाखंड दे दिया तो मैंने तीसरा भी बनाया और उसके नीचे रख दिया। तो ऐसे आप कितने बनाएंगे, और आप मतलब ऐसे तुलना पॉसिबल ही नहीं है कि आप कितने इसको चेक करते रहें। तो एक आइडिया है कि आप, सबसे अच्छा आइडिया है कि आपके पास स्केल है ना, तो स्केल पे तो मेजरमेंट अपनी फिक्स है, ये देखो कर सकते हो ना। तो आपके पास जो भी लाइन है आप उसको देख के माप सकते हैं कि हाँ ये मेरी 6 सेंटीमीटर है, सेकंड लाइन ये मेरी 8 सेंटीमीटर है, या थर्ड लाइन ये मेरी 4 सेंटीमीटर है, जो भी है मतलब जो दे रखी माप। तो इससे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आसानी से। तो अगला जो टेक्निक है वो है रूलर और डिवाइडर द्वारा। रूलर क्या होता है और डिवाइडर क्या होता है। देखो, क्या आप अपने ज्यामिति बॉक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इसमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी है। अब देखो, रूलर यानी स्केल को बोला है इसने, अपना जो स्केल होता है ना वो, और डिवाइडर मीन्स जो प्रकार और पेंसिल नहीं होती जिससे अपन राउंड शेप में सर्कल बनाते हैं या फिर कोई कोण बनाते हैं, तो वो, तो ये है रूलर मेरा और ये है डिवाइडर। ये दो चीजें, इससे हम अच्छे से रेखाखंड का माप सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए रूलर पर चिन्ह किस प्रकार अंकित है। अब देखो स्केल को आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ऊपर कुछ सेंटीमीटर में है ऐसे करके 15 तक है, और नीचे इंच में है, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5 और 6 इंच डिवाइड है। ऊपर सेंटीमीटर में है और नीचे इंचेस में है। यह 15 बराबर भागों में विभाजित है ना। ऊपर 15 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ये देखो 1 सेंटीमीटर है प्रत्येक भाग की। 0 से 1 के बीच में 1 से 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर है ये। ओके, नेक्स्ट, इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित किया गया है और कैसे। इस प्रकार उपविभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है। अब देखो, अगर आप स्केल ध्यान से देखोगे ना, तो पहले तो हमको ये 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद भी इसके छोटे 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 10 पार्ट्स हैं। यानी जैसे अगर 1 के और 2 के बीच में देखो ना मैं, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 है, तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 पार्ट हो रहे हैं ऐसे, ये ऐसे करके। तो ये और ये सेंटीमीटर का 10वां भाग है ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगी 1 mm। हाँ, प्रत्येक सेंटीमीटर के 10 भागों में उपविभाजित किया है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उपविभाजित भाग 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। ओके, तो कितने मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। अब बताओ कितने मिलीमीटर थे तब 1 सेंटीमीटर बना था। कितने थे ना 10। देखो काउंट करें तो ऐसे आप स्केल पे ध्यान से देखना, तो ये 10 पार्ट्स हो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने 10 पार्ट। तो यानी अगर मेरे पास 10 mm है तो मेरा बन रहा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो हम 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे। अब 1 सेंटीमीटर को मैंने लिखा 10 मिलीमीटर, तो 2 को कैसे लिखेंगे 2 × 10 = 20 मिली mm, और 3 को कैसे लिखेंगे 3 × 10 यानी 30 मिलीमीटर लिख सकते हैं हम। मान लीजिए रेखाखंड AB की लंबाई मापनी है, AB की लंबाई मापनी है। देखो स्केल पे कहाँ है, लगभग कहीं 6 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है अगर आप देखो तो हमको इसकी लंबाई मापनी है। रूलर के शून्य चिन्ह को A पर रखिए और B के सम्मुख चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ओके, मान लीजिए ये लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। हम इसे लंबाई AB 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या केवल 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
दोनों में क्या डिफरेंस है। इस प्रक्रिया में त्रुटि की संभावना भी रहती है। रूरल की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये किसी लंबाई का कोई लाइन है, इसकी लंबाई है, ये A और B है, ये कुछ 0 से लेके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे कुछ आ रहा है। अब हमको इसके बीच की लंबाई नापनी है, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल को उसके ऊपर रखोगे एग्जैक्ट, आप देखोगे कितनी लंबाई तक आ रहा है। तो आपको जैसे ही दिख रहा है तो आप कहोगे मैम 6 तक आ रहा है, और ध्यान से देखोगे तो कहोगे मैम 6 से थोड़ा सा कम है, यानी 5.8 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 5.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। लेकिन अब देखो, इसको देखने का तरीका भी है। अब इसकी कुछ मोटाई है, तो अगर आप इसको एस साइड से देख रहे हो तो आपको लगेगा कुछ 5.9 है या 5.7 कुछ हो रहा है आगे पीछे, और अगर इधर से देखोगे तो उधर से ज़्यादा दिखेगी, यानी 5.9 या 6 दिख सकती है। लेकिन एग्जैक्ट सामने से देखोगे तो 5.8 हो सकती है। तो जो रूरल की मोटाई होती है उस वजह से भी अपनी त्रुटि रहने की संभावना रहती है। थोड़ा सा भी एक पॉइंट का भी 5.8 हो गया, 5.9 हो गया या 6 हो गया, तो ऐसे पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, तो उसकी मोटाई के कारण तो पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अन्य कौन सी त्रुटियां हैं और कठिनाई हमारे सम्मुख आ सकती है। आपको रूरल से पढ़ने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती है। यदि रूलर पर अंकित चिन्हों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए तो किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब जैसे इस पे अंकित चिन्ह है और आप अगर थोड़ा सा इसको इस साइड से या ऐसे करके या फिर ऐसे करके या फिर आपने एग्जैक्ट उस पर नहीं रखा स्केल, एग्जैक्ट ऐसे जैसे आगे पीछे कर दिया हल्का सा भी, तो वो सही लंबाई नहीं बताएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब स्थिति के कारण त्रुटि, अब स्थिति के कारण भी त्रुटि हो सकती है। यदि आपने स्केल की डायरेक्शन सही नहीं रखी है, आप एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, आपने स्केल सामने रख दिया और आप ऐसे टेढ़े बैठे हुए हैं, आप टेढ़े से देख रहे हैं तो कुछ mm कम हो जाएगा। आप इस साइड से देख रहे हैं तो कुछ mm ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब आप स्केल देखते हैं तो एग्जैक्ट सामने से आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे मेरा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मेरा 21 सेंटीमीटर है, या यहाँ पे मेरा 6 है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे देख रहे हो या फिर आप ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे बिल्कुल आँख की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। देखिए, अब इसमें आँख की गलत स्थिति आपने टेढ़ा होके देखा, आँख की सही स्थिति आपने बिल्कुल सामने से देखा, और आँख की गलत स्थिति इस बार भी आपने ऐसे टेढ़ा होके देखा है। तो आपको स्केल और पेंसिल लेके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से देखना है, ऐसे नहीं कि आप ऊपर से देख रहे हैं, साइड में से देख रहे हैं, नो, पोजीशन बिल्कुल सामने और स्ट्रेट होनी चाहिए। तो क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं और क्या और कोई अच्छी विधि है? आइए लंबाई को मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करें। ओके, देखो स्केल से तो कहीं ना कहीं छोटी सी त्रुटि भी हो सकती है, तो हम इस समस्या से बचने के लिए एक काम और कर सकते हैं। मैंने किया, डिवाइडर और पेंसिल ली। ओके, अब मुझे किसी रेखा की लंबाई मापनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो मैंने क्या किया, फिक्स कर दी, ये यहाँ से यहाँ रेखा बन रही है इतनी, मैंने बिल्कुल दोनों एग्जैक्ट पॉइंट आ गए, तो मैंने लेके ऐसे माप लिया, कितनी हो गई। अब मैं उसको एग्जैक्ट स्केल पे देखूंगी ना तो पता चल गया कितनी आ गई, 5.8। तो इसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके, डिवाइडर में अब देखिए इसका प्रैक्टिकल सेम ये किया है। डिवाइडर को खोलिए, ये खोल दिया हमने, एक भुजा के अंतः बिंदु A पर रखिए और दूसरी भुजा के अंतः बिंदु B पर रखिए। हमने खोल के ये कोई A और B था उस पर रख दिया, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि अंतः बिंदु रूलर के शून्य चिन्ह पर रहे और दूसरा अंतः बिंदु सम्मुख चिन्ह को पढ़िए, और यह रेखाखंड लंबाई AB है। सेम मैंने AB कोई रेखा थी उसको मैंने 5.8 माप लिया, ऐसे उसको बिना चेंज किया, ऐसे नहीं कि आपने इसको हिला दिया, नो। फिर मैंने उसको रूलर पर रखा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 पे रखना है मुझे, बिल्कुल इसके 1 के आगे 0, वो लिखा नहीं होता है लेकिन वो 0 होता है, तो आपको हमेशा यहीं से मेजर करना है। और दूसरा पॉइंट जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे देखना है एग्जैक्ट। तो इसमें त्रुटि की संभावना कितनी हो गई,
0, इसमें होगी ही नहीं त्रुटि क्योंकि हम एग्जैक्ट पॉइंट पे लेंगे बिल्कुल। तो अब मैं बता सकती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है 5.8। अब हो गया क्लियर, इसमें गलती नहीं होगी, चाहे आप करके देख लीजिए। कॉपी में कोई सा भी रेखाखंड पेंसिल से खींचिए। ये मैंने कोई रेखाखंड खींचा है, ये कोई मैंने रेखाखंड खींचा। अब मैंने उसको रूलर और डिवाइडर से माप लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे रखना है। उसके बाद में मैंने उसको स्केल पे माप के देख लिया एग्जैक्ट, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड। तो मैं देखूंगी उसकी एग्जैक्ट जो नाप थी ना वो आ गई मेरे पास में, तो इसमें गलती नहीं होगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, करोगे ना? अभी वीडियो पॉज करो और एक बार करो, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। ओके, करें आगे। प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देख कर करने से क्या हानि होती है। अब एक रेखाखंड मैंने आपको, फर्स्ट क्वेश्चन, ये रेखाखंड एक है और ये दूसरा है। अब इसको देख के अगर मैंने इसकी मेजरमेंट करी, माप करी, तो क्या हानि होगी। अब देख के तो आप अंतर नहीं कर सकते ना कि AB है और ये CD है, ये कोई दो रेखाखंड है। आप इसके बीच की एग्जैक्ट दूरी पता नहीं लगा सकते और उसमें त्रुटि की संभावना रहती है। तो इसका आंसर क्या है, इसमें त्रुटि की संभावना है। नेक्स्ट, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। अभी मैंने बताया था ना कि मुझे स्केल का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करना चाहिए और मुझे डिवाइडर का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे मैं देखने में त्रुटि कर सकती हूँ, मैं ऐसे या टेढ़ा होके देख सकती हूँ, तो उसमें पॉइंट में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन डिवाइडर में नहीं होगी। एग्जैक्ट माप पता लगाऊंगी और उसके बाद में मैं एग्जैक्ट स्केल पे देख लूंगी, तो उसमें त्रुटि की संभावना नहीं होगी, क्योंकि रूलर में देखने में त्रुटि हो सकती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई रेखाखंड AB खींचिए। मुझे कोई रेखाखंड AB खींचना है। ये कोई मैंने AB खींच लिया। A और B के बीच में कोई बिंदु C स्थित है। ये कोई बिंदु C स्थित है। AB और BC, AB एंड BC और CA की लंबाई मापिए और हमको ये बताना है कि AB बराबर है AC प्लस CB। ओके, मैंने कोई रेखाखंड लिया, AB ले लिया ये। और AB के बीच में कोई बिंदु है C, AB के बीच में कोई बिंदु है C ले लिया। और AB और BC और CA की लंबाई मापिए और AB इजिकल टू AC प्लस BC, ये हमको बताना है। तो ये कोई रेखाखंड लिया मैंने AB, उसके बीच में कोई बिंदु है C, तो हमको ये प्रूव करना है कि AB जो होता है पूरा AB ये किस किस के बराबर होता है, AC और CB के होता है। तो मैं मान लेती हूं, एक बार मैंने ले लिया AC, मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 4, और ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC है मेरा 4 और CB है मेरा 5। अब अगर मैं दोनों को जोड़ती हूं तो कितना हो गया मेरा 9। तो हो गया AB की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 9 और AC की कितनी थी 4 प्लस 5, तो हो गया इसका आंसर भी 9। तो AB इक्वल टू हो गया AC प्लस CB, दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो AB इक्वल टू 4 प्लस 5 9, तो और टोटल AB भी कितना है 9, यानी AB इक्वल टू AC प्लस CB। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक रेखा पर बिंदु A, B और C पर इस प्रकार स्थित है कि AB 5 सेंटीमीटर है और BC 3 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। देखो, कोई रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है। मैंने कोई एक रेखाखंड ABC ले लिया, ये कोई मेरा A, B और C मैंने ले लिया एक बार।
अब ये बोल रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये मेरा ए और बी है, ये 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट बी सी 3 सेंटीमीटर है, ये बी और सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर, और ए सी 8 सेंटीमीटर है, यानी ये जो ए सी पूरा है ना, ये ए सी ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु कौन सा है? तो कौन सा मध्य बिंदु है? बी है। देखो है ना, बी दिख रहा है ना कि बी इसके बीच का बिंदु है। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तो कौन सा बिंदु है? बी। तो इसमें हमको रेखाखंड बना के देखना पड़ेगा कि ए बी और सी, फिर ए इधर सी इधर और बीच वाला बी, तो कौन सा बिंदु हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए, संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। अब देखो ये कोई हमको दिया है, एक बार हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट में, और उसके बाद में इसको 0 को नहीं दिया है, 1 से स्टार्ट किया है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमको ये बताना है कि जो डी है, वेयर इज डी? ये रहा डी, एजी का मध्य बिंदु है, और ये पूरी हो गई एजी। इसका मध्य बिंदु है कि नहीं ये हमको बताना है। तो देखो ऐसा कुछ रेखाखंड है, हमको ये बताना है कि डी एजी का मध्य बिंदु है कि नहीं। अब देखो अगर मैं एडी को देखूं, ए और डी को, तो अगर मैं काउंट करूं कितने पार्ट हो रहे हैं, देखो यहां से जो फर्स्ट वाला होता है ना उसको नहीं गिनते, उसके बाद से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे स्केल में भी हम क्या करते हैं, होता है 0 से स्टार्ट है यहाँ से, लेकिन हम 0 को नहीं गिनते, आगे उसको ये पार्ट छोड़ के 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते, कभी भी देखना। तो अगर मुझे एडी का गिनना है तो ये ए नहीं गिनूंगी, उसके बाद से पॉइंट स्टार्ट करूंगी। 1 2 और 3 कितने हो गए? 3 पार्ट। अब मुझे डीजी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो डी को मैं नहीं गिनूंगी, डी को छोड़ के ई एफ और जी कितने हो गए? 3, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? बराबर। इसका मतलब डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, वो मेरा मध्य बिंदु है। किसका? एजी का। एजी का मध्य बिंदु है डी। हो गया क्लियर? देखो आपने स्टार्ट किया काउंट करना कि इधर कितने पार्ट हो रहे हैं, 4 हो रहे कि नहीं हो रहे, 3 पार्ट हो रहे ना। तो ऐसे आपको करके देख लेना है कि 1 2 और 3 पार्ट, और इसके 1 2 और 3 पार्ट, 3 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, तो यानी कितना हो गया? डी उसका मध्य बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट, बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। एक कोई रेखाखंड है एसी, ये कोई मेरा रेखाखंड था एसी, एक बार मैं इतना सही मानती हूँ, बी उसका मध्य बिंदु है। करें आगे? सी रेखाखंड डीबी का मध्य बिंदु है। अब बिंदु सी, देखो एसी का मध्य बिंदु था बी, अब सी किसका? बी और डी, यानी एक बिंदु हमको आगे और लेना है। जैसे मैंने कोई रेखा खींची ए और सी, तो बी उसका मध्य बिंदु था। अब एक और कोई रेखा है बी डी, यानी बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो, और डी, और सी उसका मध्य बिंदु है। तो यानी ए बी सी डी तीनों लाइन में है। हाँ, जहां ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है, हो गए एक ही रेखा पर, तो बताइए कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ए बी ये और सी डी ये, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताना है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं, ये वाली, तो इसमें क्या था? बी जो था उसका मिड पॉइंट था, बिल्कुल मध्य बिंदु था। तो इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर मान लेती हूँ एक बार, तो यानी बी सी भी 2 सेंटीमीटर, तो यानी ये 2 और ये भी 2 हो गए। अब सेकंड कंडीशन, एक कोई रेखाखंड है बी डी और सी उसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर ये 2 थी तो ये भी 2 ही होगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि बी सी इक्वल टू सी डी, यानी इस पूरे को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी,
तीनों की वैल्यू 2, 2 और 2 आ गई। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी बी होगा। तो यानी ए बी इक्वल टू सी डी बी 2 होंगे, यानी तीनों इक्वल हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू सी डी। इसलिए 7वां, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। 5 कोई त्रिभुज खींचने हैं, कोई से भी। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ओके, ये मैंने कोई एक त्रिभुज खींच लिया, इसमें मैंने ये कोई 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, ये कोई मैंने लंबाई ले ली। आप कोई सा भी त्रिभुज खींच सकते हैं। देखो, आप जैसे नॉर्मली स्केल से एक कोई त्रिभुज खींच लेना, आपकी जो इच्छा हो। जैसे नॉर्मली मैंने कोई भी लंबाई का ऐसे खींच के और फिर आप नाप लेना कि ये कितनी आ रही है, ये वाली कितनी आ रही है, और ये तीनों लंबाई माप के लिख लेना कि जैसे मेरी आई 5, 4 और 2 ऐसे आ गई। तो ये करके उसके बाद में आप देखोगे कि अगर मेरी ए बी है, ये मैंने 2 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। अब किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। अब ये देखो, अब मैं 2 को जोड़ूं, जैसे 4 और 6 को जोड़ा मैंने, सॉरी 2 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 6। 6 5 से ज़्यादा है तीसरी भुजा से। 2 भुजाओं का योग यानी 4, 2 और 4 का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। तो ये 6 हो गया, यानी 6 ज़्यादा है 5 से। दूसरी कोई कंडीशन ले लो। अब मैंने इन दूसरे दोनों को जोड़ दिया, 2 और 5 को दोनों को जोड़ा 7, तो 7 भी 5 से ज़्यादा है। ऐसे आप कोई से, और इन दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 5 9, 9 भी 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे आप कोई सा भी केस बना सकते हो। तो ऐसे आप रूलर या स्केल से या कोई से भी त्रिभुज बना लीजिए। नॉर्मली कोई सा भी आप रैंडमली बना के देख लीजिए, ऐसे कोई सा भी बनाया, फिर इसकी स्केल से नाप लिख लीजिए कि जैसे ये 6 है, ये कितनी भी 4 है और ये 2 है, ऐसे करके, और फिर उसको आप करते जाइए। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, किन्हीं भी 2 रैंडमली आप लेते जाइए। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए किया है, रिमेनिंग 4 आप खुद से बना के देखिए और कोशिश कीजिए। ओके, आगे करें। अगला टॉपिक, कोण, समकोण और ऋजुकोण। समकोण, समकोण के बारे में सुना है आपने? समकोण किसको बोलते हैं और ऋजुकोण किसको कहते हैं? देखो, आपने भूगोल में दिशाओं के बारे में सुना है। दिशा कितनी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारा सूर्योदय किस दिशा में होता है और अस्त किस दिशा में होता है? हम कहते हैं ना, पूरब दिशा में उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। और उत्तर और दक्षिण, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, नीचे की साइड में श्रीलंका, और कहाँ है? दक्षिण में। तो हम दिशाओं का ज्ञान है ना, हम भूगोल में पढ़ते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं। ये देखो, तो ऊपर वाला क्या हो गया? ये पूरब, ये पश्चिम। कभी भी मैप में आप करो तो हमेशा ध्यान रखना, इस साइड में पूरब, पश्चिम, ऊपर की साइड में उत्तर और नीचे की साइड में दक्षिण। ये 4 दिशाएं आपके आगे काम आने वाली है, तो आपको लिखना आना चाहिए। ऊपर की साइड में होगा उत्तर, नीचे की साइड में होगा दक्षिण, इस साइड में होगा पूरब और इस साइड में होगा पश्चिम। तो देखो, आपने भूगोल में दिशाओं के बारे में सुना होगा। हम जानते हैं कि चीन भारत के उत्तर में और श्रीलंका दक्षिण में स्थित है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। अब देखो, हमारा ये वर्ल्ड में हम देखें तो हमारा ये इंडिया है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे ना, तो चाइना का है, उसके उत्तर में है, ऊपर की साइड में ना, यह चाइना। और श्रीलंका कहाँ दिखता है मैप में? या नीचे से ऐसा कुछ छोटा पार्ट, तो वो इसके दक्षिण में है। और सूरज कहाँ उदय होता है? पूर्व में है, और इधर पश्चिम में है। अपना राजस्थान कहाँ है? राजस्थान या कोई भी में, तो राजस्थान इस साइड में है। और इस साइड में 7 सिस्टर्स, 7 बहनें हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो इस साइड में, तो वो पूरब साइड में है। और इधर सूर्यास्त, सूर्योदय सबसे पहले होता है और सूर्यास्त सबसे इस साइड में होता है। अब पता चल गया आपको, उत्तर की ऊपर की साइड में, दक्षिण नीचे जहाँ पे श्रीलंका है, पूरब आपके राइट साइड में और पश्चिम लेफ्ट साइड में। चारों दिशाओं का एक बार ज्ञान हो गया आपको। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, इंग्लिश टर्म भी याद रखो, उससे
आपको दोनों चीजें समझ में आएगी और इंग्लिश टर्म भी आनी चाहिए। तो उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, ईस्ट जिसको पूरब बोलते हैं, और वेस्ट पश्चिम। क्या आप जानते हैं कि उत्तर की विपरीत दिशा कौन सी है? चलो आप बताओ। ये मैंने चारों दिशाएं बना दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हो गया। अब मुझे उत्तर की अपोजिट दिशा बताओ, कौन सी है? उसके अपोजिट सामने वाली कौन सी होगी? दक्षिण। और यही मैं पूरब की पूछ दूं तो क्या बोलोगे? पश्चिम। और ये दक्षिण की अपोजिट पूछूंगी तो विपरीत, आप बोलोगे उत्तर, मतलब आमने सामने वाली। जैसे अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं और उसमें आमने सामने नहीं होते खिलाड़ी, तो मेरे सामने वाला जो मेरा, तो वो मेरा अपोजिट है, तो वो अपोजिट, और इस साइड वाले का इधर वाला अपोजिट, ऐसे। तो अपोजिट ऐसे बोलते हैं, विपरीत। और पश्चिम की विपरीत दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम इधर था, कौन सी विपरीत? पूरब। अब देखो, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होइए। अब आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो मैंने बताया ना, वो एक बार आप अच्छे से सीखो कि पूरब कौन सा था, पश्चिम कौन सा था, उत्तर कौन सा था और दक्षिण कौन सा था। ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रट लेनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे फिर आगे क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने दिशा ही गलत बना दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब याद रखना है आपको कि ऊपर क्या होता है? उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। आपको नॉर्थ टर्म भी याद रखनी पड़ेगी। और इधर ईस्ट, जिधर सूर्य उगता है, जिसको बोलते हैं पूरब। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होइए। आपका मुंह इधर है, उत्तर की तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ, सॉरी ऊपर है, हाँ उत्तर की तरफ मुंह करके आप खड़े हैं, यहां खड़े हैं आप। हाँ, अब एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। देखो इन दोनों में आप डिफरेंस में बता देती हूँ। क्लॉकवाइज मतलब अपनी घड़ी की दिशा क्या होती है? अपनी घड़ी कैसे चलती है? आपने कभी देखी होगी घड़ी? घड़ी देखो एक बार, आपके घर में घड़ी होगी ना, उसको देखो एक बार। तो ऐसे कुछ घड़ी है, आप देखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अगर ऐसे देखूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसे कुछ घड़ी होती है आपकी। तो आप देखेंगे कि घड़ी ऐसे नहीं चलती, ऐसे 12 फिर 3 फिर 6 फिर 9 और फिर 12, तो ऐसे करके 1 2 3 4, तो कुछ इस डायरेक्शन में चलती है ना। तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। वाइज, ओके। और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घड़ी ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज, और उल्टी चलती है तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीजें आप याद रख लो। फर्स्ट, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और एक दिशा एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देती हूँ। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। नॉर्थ को इंग्लिश में बोलते हैं उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब और वेस्ट पश्चिम। ये चार चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे घूमो, ऐसे क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, मतलब जैसे घड़ी घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? ये 6 चीजें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये 6 चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। करें स्टार्ट। देखो आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब उत्तर कहाँ था? नॉर्थ, ऊपर की साइड में, यानी आप यहां खड़े हैं। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाइए। अब मैं घड़ी की दिशा में यहां से घूमती हूँ ऐसे, और पूर्व कहाँ था? यहाँ। तो आप जब यहां से यहां आए, यहां से इस एंगल पे आए, ई पे, तो आप कितना घूम गए? देखो यहां से आप इतनी डिस्टेंस कवर करी ना, इतनी। तो एक तरह से ये क्या दिख रहा है आपको? समकोण दिख रहा है ना। समकोण जो 90 डिग्री का होता है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, समकोण है ना।
तो अब देखो, इसको अगर मैंने ज्वाइंट कर लिया तो ये मेरा था नॉर्थ, ये मेरा था साउथ, ये मेरा ईस्ट और ये मेरा वेस्ट। तो आप यहाँ खड़े थे इधर मुंह करके, तो आप यूं के यूं घूम गए। जैसे मैं ऐसे खड़ी थी और मेरा मुंह ऐसे हो गया बिल्कुल इस डायरेक्शन में, तो ये मैं कितना डिग्री घूम गई? 90 डिग्री। हो गया क्लियर? ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको साउथ में आना है तो आपको क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये कितना हो गया? कितना का कोण हो गया? ये 180 डिग्री। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से सीख लो अभी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सीखनी पड़ेगी आपको। तो देखो, आप एक समकोण के बराबर घूम गए। फर्स्ट वाले केस में घूमे कि नहीं घूमे? ये 90 डिग्री, तो इसको मैं बोलूंगी एक समकोण, क्योंकि ये एक समकोण ही तो है। घड़ी की दिशा में एक समकोण और घूमी है। अब मैं यहाँ आ गई, अब मेरा मुंह इस साइड है, अब मैं एक और घूमती हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैं वापस पूरी अपोजिट हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई, ये और 90 डिग्री आ गई मैं। तो अब कितने हो गए? 2 समकोण हो गए कि नहीं हो गए? ये 90 एक समकोण और ये 90 2 समकोण, तो इसको मैं कहूँगी 2 समकोण घूमी हूँ। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में समकोण घूम जाए तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? अब देखो, आप कहाँ खड़े थे स्टार्टिंग में? नॉर्थ में। क्लॉकवाइज कुछ नहीं करना है। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? जैसे घड़ी चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। एक तो घड़ी की दिशा ऐसे है, ऐसे, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी उल्टी। अपन को उल्टी दिशा में जाना है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दिमाग में सोच लिया करो घड़ी किस दिशा में चलती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इधर नहीं जाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुझे कहाँ जाना है? तो मैं यहाँ हूँ, अब मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हूँ। एक समकोण यानी यहाँ से यहाँ तक एक समकोण आ गई। अब मेरा मुंह किस साइड है बताओ? मैं ऐसे खड़ी थी, मुझे इस साइड घूमना है, तो मेरा मुंह अब किस साइड आ गया? इधर क्या था? पश्चिम। इस साइड क्या था? वेस्ट। और इधर साउथ था, तो अब मेरा मुंह आ गया एक समकोण पश्चिम में आ गया। होगा क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आगे आगे और क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। घड़ी की दिशा में विपरीत में एक समकोण घूम जाइए। यदि आप घड़ी की दिशा में एक समकोण, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा, ये हमको बताना है। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्थ, इधर आप घूमे, एक राउंड इस साइड काटा तो आप ईस्ट में आ गए। फिर उसके बाद में आपने एक समकोण और काटा, तो यहाँ पे एक समकोण हो रहा है, उसके बाद में एक समकोण और, यानी ये यहाँ पे, तो आपका मुंह किस साइड है? साउथ में, नीचे की तरफ है। अब देखो, उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक घूमने में आपको 2 समकोण घूम गए। क्या यह 2 समकोण के घूर्णन के बराबर नहीं है? है ना? एक समकोण ये और दूसरा समकोण ये, तो 90 और 90 2 समकोण घूम गए आप। उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक घूमना, तो 2 समकोणों के बराबर घूमना है। इसे एक ऋजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसके बराबर है। नॉर्थ टू साउथ एक सीधी रेखा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होइए। ओके, देखो आप यहाँ खड़े थे, आप एक समकोण घूमे, उसके बाद में आप वापस अब जिस पोजीशन पे है वहां से एक समकोण और घूमो, तो आप कैसे हो जाओगे? तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि 90 + 90 180 डिग्री, यानी एक ऋजु कोण, जिसको 180 को हम कहते हैं ऋजु कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल घूम गए। ओके, क्लियर हो गया? आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक हमको जो भी ये दिशाएं चारों, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, और क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें आप बिल्कुल याद रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर मुझे नॉर्थ ऊपर है, वहां से ईस्ट यानी पूरब तक जाने के लिए कितना एंगल हो गया? ये 90 डिग्री हुआ ना? ये देखो 90 डिग्री क्या होता है? ऐसे एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर मैं वहां पे खड़ी हूँ, उससे मुझे
साउथ तक जाना है तो फिर कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कितने एंगल कवर हो रहे हैं। ओके, तब तक आप ये सारे जो अभी अपन ने स्टार्टिंग से किया ना उसका रिवीजन कीजिएगा 5.1 का, क्योंकि आगे जो 5.2 आने वाली है ना उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही। देखो घंटे की घड़ी की सुई वाली गुणन, हाफ गुणन है या 1/4 गुणन है, वो वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही। तो ये फिर आपको थोड़े टफ नहीं लगे, इसलिए अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे बहुत अच्छे लगने वाले हैं आपको क्वेश्चन घड़ी वाले। ओके, करोगे ना प्रैक्टिस? ठीक है, ओके बच्चों।